नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास शो पूछता है इंडिया। जिस तरह से पूरी दुनिया में इन दिनों युद्ध के हालात हैं, तनाव का माहौल है, अब ऐसे में खासतौर से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर प्रभावित है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर कहां पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर पड़ेगा पाकिस्तान में भी। लेकिन पाकिस्तान के एक और धोखे की भी बात करेंगे, एक ऐसा धोखा जिसने मुस्लिम देशों की अगर बात की जाए, मुस्लिम नेटो के निर्माण को एक भी कदम बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया। जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार और मसीहा साबित करने की कोशिश करता रहा है, उसने अपने अहम दोस्त को अकेला छोड़ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, यानी कि SMDA, जिसके तहत एक देश पर हमला अगर हो तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब ये एग्रीमेंट नेटो के आर्टिकल 5 जैसा नजर आता है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और साइबर सुरक्षा सहयोग भी शामिल है। लेकिन अब ईरान के सऊदी अरब पर हमले के समय पाकिस्तान कोई भी सैन्य कार्रवाई करने के मूड में नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर हमलों की निंदा की है। विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब और ईरान के नेताओं से संपर्क भी किया और संपर्क में कंटिन्यू रहने का दावा किया। पाकिस्तान के ये हालात तब हैं जब वो एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम राष्ट्र है। जाहिर है कि पाकिस्तान का ये कदम मुस्लिम नेटो की दिशा में बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सैन्य मदद नहीं कर रहा। उधर बॉर्डर पर अफगानिस्तान की सेना डुरुन लाइन पाक चौकियों पर लगातार हमले पे हमले कर रही है। अब अफगानिस्तान दावा कर चुका है कि उसने पाकिस्तान के कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर जमकर तबाही मचाई। अब इस बीच पाकिस्तान का जो घरेलू हालात है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ये कहा जाए कि वो और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आते हैं। अब पाकिस्तान के लाहौर और कराची समेत कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए। अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले का प्रयास भी किया गया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के दौरान कुछ लोगों की जान भी गई, और ये जान गई है अमेरिकी गोली से पाकिस्तान की धरती पर। अमेरिका और ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान में तेल की कमी लगातार होती नजर आती है। अब खबर यह है कि पाकिस्तान के पास में महज 28 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल का स्टॉक बचा है, जबकि 10 दिनों के लिए कच्चे तेल का रिजर्व ही एक तरह से नजर आता है। साथ ही 15 दिनों के लिए LPG का इंतजाम है। अब पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार शहबाज सरकार पेट्रोल की कीमतों में हर हफ्ते बदलाव और फ्यूल बचाने के उपाय लागू कर सकती है। साथ ही सरकारी कंपनियों को हफ्ते में 2 दिन रिमोट वर्किंग को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों को राइड शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। पाकिस्तान का करीब 70% क्रूड ऑयल और 30% तैयार पेट्रोल डीजल खाड़ी देशों से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कमी आ सकती है। इसके साथ ही बिजली उत्पादन में कमी और महंगाई में बढ़ोतरी भी लगातार होती हुई नजर आती है। यानी कि आप ये मान के चलिए, जो पहले से ही महंगाई के दलदल में है, अब पहले से ही जिसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था से कमर टूट चुकी है, अब वहां पर ये और भी ज्यादा मुसीबत। जाहिर है कि पाकिस्तान मुश्किलों से घिरा हुआ है और बॉर्डर पर तालिबान हमले कर रहा है। घरेलू फ्रंट पर तेल की कमी और प्रदर्शनों की आग उसे परेशान कर रही है, और अब तो उसने सऊदी अरब से रिश्ते भी खराब कर लिए। इसे कुल मिलाकर ऐसे देखा जाए, सर मुंडवाते ही ओले पड़ना। जैसे ही हालात बिगड़े तो पाकिस्तान के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आए। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान ने अपने मित्र सऊदी अरब को धोखा दे दिया है? सवाल ये भी, क्या पाकिस्तान ईरान का सामना करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा? सवाल ये भी, क्या शहबाज और मुनीर की नीतियों की वजह से ही पाकिस्तान के हालात खराब हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे और करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट होगा उनसे मैं, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जिस रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या ईरान और इजराइल के बीच में तनाव है, उसका असर पूरी दुनिया पर तेल पर पड़ेगा। एशिया में भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन भारत के पास में कई और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी होती हैं, वो उस रूप में प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अभी खासतौर से कहा जाए कि भारत जो है वो रशिया से तेल लेता है और उसके पास में बैंक पर्याप्त मात्रा में है, जिसका ये कहा जाए जो कई दिनों तक आराम से उससे उसका पालन, ये कहा जाए पालन पोषण पूरी तरह से हो सकता है और वो जरूरतों को पूरा कर सकता है।
लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं होगा। करेंगे चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल हिमांशी सिंह जी, बलोच एक्टिविस्ट डॉक्टर अयूब मिर्जा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पीएमएलए नेता डॉक्टर इरशाद अहमद जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही पत्रकार जहांगीर कलहोड़ो जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का मेरी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल अनुज माथुर जी मैं आप ही से करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लगातार देखते रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जब जब तनाव होता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। और खासतौर से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो कहा जाता है दुनिया का 20% से ज्यादा का जो तेल आयात निर्यात का जो क्षेत्र है वो यही रूट है, और उससे एशिया पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये तो एक महत्वपूर्ण बात है सर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस जंग का असर एशिया पर बहुत ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान और सऊदी अरब। ऐसा बार बार दावा किया जा रहा है कि अपने साथी को भी धोखा दे दिया और मुसीबत में डाल दिया है कई पूरे क्षेत्र को। जय हिंद नैना। जय हिंद सर। आपने बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कहा है। आपको एक दो बातें मैं पहले बताना चाहता हूं कि क्या है कि हम लोग तेल तो देख रहे हैं, तेल के अलावा भी आपको ये मान के चलना चाहिए कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एनर्जी के अलावा भी बहुत सारा ट्रेड निकलता है, जो आपका म्यूचुअल ट्रेड है, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ या जो जहां से भी, तो उसके ऊपर भी असर पड़ने वाला है। अब हम स्पेसिफिकली ट्रेड के ऑयल और एनर्जी के ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल अपने स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल सही बताए, 70 से 80% क्रूड और लगभग 100% एलएनजी जो है वो पाकिस्तान की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, और उसके बंद होने का सीधा सीधा असर पड़ता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। अब उसकी परिस्थिति को कॉम्प्लिकेट क्या करता है, उसकी परिस्थिति को कॉम्प्लिकेट उनके इंटरनल जो इश्यूज हैं, जो बलोचिस्तान में चल रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है या और कुछ चल रहा है वो, और दूसरा अफगानिस्तान से लड़ाई लगातार, अफगानिस्तान लगातार घात पे घात कर रहा है और उनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो युद्ध लड़ाई लड़ पाना एनर्जी के बगैर मेरे हिसाब से संभव नहीं होता है। तो ये भी इनको समझने की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में जब एनर्जी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती जा रही है, उस समय आप अगर युद्ध लड़ेंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब हम इस्लामिक नाटो की बात कर रहे हैं, नाटो तो इन एनी केस नाटो कोई सही शब्द नहीं है, नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, तो लेकिन उसके नाटो की तर्ज पे बना हुआ एक संगठन बनाने की कोशिश की गई थी, और उसकी जो तीन जो तिकड़ी थी वो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की थे। उनके अपने अपने अलग अलग चीजें वो दे रहे थे, और सारा अर्थ जो है वो सऊदी अरब से आना था उसके लिए, उस प्रकार की नाटो के लिए। अब जिस प्रकार की परिस्थिति में पाकिस्तान आज है, देखिए आप याद करिए वो दिन शर्मल शेख का, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने लिटरली डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटे थे। सर आई वांट टू सल्यूट यू, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस एंड द थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद इन्होंने उसी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए आगे बढ़ाया। जब पिछली बार ईरान के ऊपर हमला हुआ था 12 जून को, उस दिन खास तौर पे उस दिन असीम मुनीर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठे हुए थे। तो ये तमाम चीजें दुनिया को नजर आ रही हैं। और आज जब लगातार सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, लगातार, ये कोई अब वो बात बची नहीं है कि उस पर हमला हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले शुरू में इन लोगों ने कहने का प्रयास किया था कि नहीं ये तो अमेरिकन बेसिस पे हो रहे हैं। नहीं, लगातार सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब के जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पर हमले हो रहे हैं, वहां पर हर जगह। तो ये बाकायदा सऊदी अरब युद्ध के बीच में है, और ऐसी परिस्थिति में वो जिस प्रकार की बात वो कर रहे थे कि एक पे हमला, दूसरे पे हमला, दिस दैट एंड दी अदर, वो कहीं ना कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी ये बात समझने की है। और तीसरी बात, मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो हाँ आपकी बात पे वैसे जहांगीर कलहोड़ो जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। हाँ करवाइए जी जहांगीर जी। जी माथुर साहब, थैंक यू सो मच। आपने काफी सारी चीजें डिफाइन कर दी, लेकिन उसमें एक चीज आप भूल गए कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है आज ही, जो है वजीर दिफा जो है सऊदी ने, उसने कहा है कि देखें ये जो युद्ध चल रहा है, ये जो जंग चल रही है, ये कभी भी हम अपना सॉयल यूज होने नहीं देंगे यूएस के। और जो ईरान ने दानिस्तान गैर दानिस्तान फायरिंग की थी वहां पे, उन्होंने उस पर एक्सक्यूज कर लिया है, अपोलोजाइज कर लिए। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि ये जो है ईरान और सऊदीया में जो छिड़ती हुई जंग थी,
ईरान ने ऑफिशियली उसको कंडोन किया है और एक्सक्यूज किया है कि हमने जो वहां पे वो किया है हमने गलती में किया था, आइंदा हम जो है नहीं करेंगे, सऊदी लैंड को हम जो है टारगेट नहीं करेंगे। जी सर। देखिए, सऊदी अरब का और ईरान का जो मैं जो 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 इनका जो पुराना जो 36 का आंकड़ा है, वो आपको समझने की आवश्यकता है। पिछले 8 सालों से ईरान समर्थित हुथी जो है वो सऊदी अरब के साथ लगातार युद्ध के जैसी परिस्थिति में है। आप अभी भी गूगल आपके पास अगर है तो खोल करके उसको देख ले और वो स्टेटस उसका चेक कर लें। हुथी और सऊदी अरब में लगातार उसका स्टेटस बताएगा आपको। इट इज ऑन, द बैटल इज ऑन, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल उनके बात करने का है, वापस लेने का, मैं तो सिर्फ ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बाकायदा हमले हुए थे और जो अमेरिकन बेसेस सऊदी अरब में हैं, अगर वो रिएक्ट करते हैं तो उसको आप क्या सोचेंगे कि वो अमेरिका सऊदी अरब की सॉइल नहीं है? इशू वो नहीं है कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। इशू ये है कि जब हमला हुआ उस समय कोई रिएक्शन नहीं आया, जब बाकायदा हमला हुआ है सऊदी अरब के ऊपर। और एक बार नहीं, ये कहा जाए हमला तो हो गया, अब उसके बाद में जो कवर अप करते रहे, जो भी बातों को ये पेश करने की कोशिश की जाती रहे, लेकिन हमला हो गया। जो जवाब देना था वो उस समय जवाब नहीं दिया गया। लेकिन बार बार तो बात यही की जा रही है ना कि जिस रूप में खासतौर से पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो पैक्ट था, डिफेंस पैक्ट है, पाकिस्तान आखिर क्या स्टैंड ले रहा है। मैं यही बात एक बार जहांगीर जी सवाल आप ही से कर लेती हूँ, फिर मैं अन्य गेस्ट का रुख करूंगी कि आखिर स्टैंड क्या ले रहा है। फिर मैं मुझे लग रहा है इरशाद जी इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि वो सरकार का हिस्सा भी है। जहांगीर जी मैं आपका रुख करूं, लेकिन इरशाद जी से पहले जवाब ले लेती हूं मैं, क्योंकि इरशाद अहमद जी, जिस रूप में यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं, हालात पल पल बदल रहे हैं और कहा जा रहा है ऐसे हालात बदले हैं कि आपने सऊदी अरब से मुंह मोड़ लिया। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूं कि ना सऊदीया से मुंह मोड़ा ना ईरान से मुंह मोड़ा, हम एक यकजा दो जिस्म एक जान है, तमाम मुसलमान हैं हम इंशाल्लाह। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपको तेल की पड़ी हुई है, आपको सऊदीया के हमले की पड़ी हुई है। आप उन बच्चियों की बात नहीं कर रही जो 160 बच्चियां स्कूल में शहीद कर दी गई। आप बात वो नहीं कर रही जहां इंसानियत खत्म कर रहा है, एक मनहूस किस्म का मुल्क है, वो है नाम है उसका इजराइल, जिसका बेड़ा गर्क होने का वक्त आ गया। अब ये वक्त वो है कि मुसलमानों को और तमाम उम्मत मुसलमान को इकट्ठे होने का वक्त है कि इस इजराइल को, एक छोटा सा मुल्क है, मेरे लाहौर से भी छोटा मुल्क है, जिसकी थोड़ी सी फौज है, जिसने बांट दिया। मैं तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी की हत्या की बात करती हूँ, आप और वो बात तो हमने उठाई, लेकिन क्या आपने अपने आका से, अमेरिका से ये सवाल पूछना या उस पर नाराजगी जताने की कभी कोशिश की कि आपने जो किया बहुत गलत किया? उन मासूम बच्चियों का आखिर क्या दोष था? देखिए, मुझे पूरा बोलने दें प्लीज आप। दूसरी बात यह है कि देखें, मेरा आका कोई भी नहीं, मेरा आका मेरा रब है और मेरा नबी है, ये बात याद रखिए। खुदावंद करीम की हम औलाद हैं, नबी की औलाद हैं हम, और हमारा आका कोई नहीं है, हम खुद अल्लाह पे ईमान रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका से हमारी दोस्ती है, आपको प्रॉब्लम उसकी है। आप चाहते ही हैं कि हम पूरी दुनिया में आपस में पूरी दुनिया की जंग हो जाए, जिस तरह के मोदी जी इजराइल से होकर आए, उनसे मुआहदा करके आए कि जंग करो और हम आपको रास्ता देंगे। देखिए, रास्ते मत दीजिए, आप अमन को रास्ता दीजिए, आप शांति को रास्ता दीजिए, आप दहशतगर्दी से बाज आ जाइए। एक बात यह। दूसरी बात यह है कि ऑयल मेरे मुल्क में खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारी हुकूमतें बैठी हैं, आप अपने चैनल पे क्या चिंता कर रही हैं कि मेरे मुल्क में ऑयल खत्म हो जाएगा तो क्या हम हिंदुस्तान हमें ऑयल दे देगा? क्या हम आपसे मांगने आएंगे? आप ऐसी बातें मत करें। मेरी हुकूमत है, मेरे मुल्क में लोग हैं, मेरे आर्मी चीफ है, मेरे वजीर आजम है, मेरे प्रेसिडेंट है, वो पूरे मुल्क को संभालते हैं। उनकी मैं ये कह रहा हूँ कि कीमत दुरुस्त है हमारी। और दूसरी बात यह है कि आप ये कह रही हैं कि सऊदीया पे बम बरसाए ईरान ने, देखे तुर्किया पे भी बम बरसाए, ये काम कर रहे हैं आप लोग और इजराइल। आप लड़वाना चाहते थे पहले, आपने पाकिस्तान में। देखिए इरशाद अहमद जी, एक मिनट नैना, सवाल पूछो, आपको भारत नजर आता है जी। This cannot be allowed to go. जी सर, प्लीज यू कैन। ये नहीं नैना, प्लीज। दूसरी बात नहीं, प्लीज मुझे सुनिए पहले आप। दूसरी बात यह है कि आप गलत, ये बिल्कुल सफेद, बिल्कुल गलत है, ये बात नहीं होने देंगे प्लीज। ये गलत बात है, आप सोच समझ के बात करिए। चुप करें। कहाँ भारत का हमला कर रहा है इसके ऊपर? और आप बार बार कह रहे हैं कि इजराइल ये मनहूस मुल्क है। आपके मुंह से एक वर्ड अमेरिका के लिए नहीं निकल रहा, सारे हमले अमेरिका कर रहा है। इरशाद अहमद जी, मैं आपसे जी कर बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पैनल में बैठे किसी भी व्यक्ति से इस रूप में बदतमीजी करेंगे, प्लीज।
बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, जब मैं दरमियान में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ये दरमियान में तरीका मत सही बोलिए नहीं आप। होता है दूसरे जी। तरीका ठीक, आप लोग ठीक है, जब मैं नहीं बोला माथुर जी के दरमियान में, ये कैसे बोल रहे तो हैं? आप दूसरी रोकने का बात- तरीका लेकर आइए ना। दूसरे मैं रोकने की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे सुनिए, फिर मुझे आर्गुमेंट कीजिए, मुझसे मुझे जवाब दीजिए आप। दूसरी बात आप कर रहे हैं, देखिए ईरान और सऊदीया और तुर्की, आपने कहा जी तुर्की पे भी ईरान ने, ईरान की गवर्नमेंट, ईरान के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हमने कोई हमला नहीं किया। आप कोशिश ये कर रहे हैं कभी पाकिस्तान में शिया सुन्नी का फसाद कराने की, कभी पूरी उम्मत इस्लाम को आपस में लड़ाने की। देखिए ऐसा होगा नहीं। मैं पाकिस्तान की बात करूं कि शिया सुन्नी भाई भाई, हिंदू तेरी शामत आई, इंडिया तेरी शामत आई, बेफिक्र रहिए आप, खुदा की कसम नहीं लड़ेंगे शिया सुन्नी। हम एक जान है, हम एक कल्ब हैं, हम ये जो बेफिक्र बातें आप रहिए, मीठी जो भी मीठी है, हम करते हैं शिया शाह हो, जी, सुन्नी लेकिन वो हो। मीठी मीठी बातें इंप्लीमेंट नहीं होती। माथुर जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ नैना, हिंदू तेरी शामत आई जैसे शब्द जो मुझे लगता है इनको बोलने का कोई हक नहीं है। किसको क्या शामत कहाँ आ रही है ये इनको पता है। 71 अभी पूरी तफसील लेके तब तक अभी तक सब पता है किसकी शामत आ रही है। देखिए मैं आपसे सिर्फ यह सवाल करना चाह रहा हूं कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला अमेरिका ने किया है और अमेरिका ही ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। B2 बॉम्बर्स अमेरिका के आकर के वहां बरसा रहे हैं। जो बॉम्ब गिरा है जिससे खामनेई गए हैं वो अमेरिका का बॉम्ब है, और इनकी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका को मनहूस कहते हैं यहाँ बैठ करके, जो इजराइल को मनहूस कह रहे हैं। और ये जो बात हो रही है इनको सब पता है। ईरान से लड़ाई इजराइल से है, इजराइल को मजा चखाएंगे। अमेरिका अपने घर बैठेगा इंशाल्लाह। अमेरिका के लोग, असेंबली के लोग, वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ ये पराई शादी में। आप उसको कौन कहां बैठेगा उसको छोड़े। जो जिस बम से खामनेई की शहादत हुई है वो बम किसने गिराया? वो इसने इजराइल ने गिराया है, और उसको उसके पीछे इंडिया है। इजराइल ने नहीं गिराया, इजराइल के पास तो वैसा बम ही एनीवे। तो पॉइंट इज, अगर आप ये कोई कहना चाह रहा है नैना इस समय इस परिस्थिति में, जबकि पूरे विश्व के युद्ध के बारे में सबको पता है, और अगर कोई ये कहना चाह रहा है, इतना बड़ा नेता अपने आप को कहते हैं कि इसमें सिर्फ इजराइल शामिल है और अमेरिका शामिल ही नहीं है, तो ये मुझसे ये जो ईरान के जो शिप को श्रीलंका में जाकर के गिराया वो भी इजराइल ने गिरा दिया। ये इनको कुछ पता नहीं है। विश्व में ये युद्ध पूरा अमेरिका लड़ रहा है और इनकी लेना चाहते हैं, आंखें मूंद लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। इरशाद जी, इरशाद अहमद जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है, अगर ये सारी चीजें थी तो जिनेवा में बैठकें क्यों हो रही थी? वो सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच हो रही थी क्या? और क्यों अगर यहाँ पर मुश्तबा खामनेई अगर बने तो क्यों आखिर बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? ये आप कौन सी आंखों की पट्टी आप बांधे हुए हैं सर? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये ईरान की घेराबंदी अमेरिकी बॉम्बर्स के माध्यम से की गई। अमेरिका की युद्धपोत तैनात है, भारत की युद्धपोत नहीं है। ये एंटी इंडिया सिंड्रोम छोड़ना पड़ेगा इरशाद जी। और यही वजह है कि बस आप ये बस हाँ में हाँ या गुलामी करने के चक्कर में आप यहां तक भूल गए। कितना ज्यादा नीचे की तरफ जाएंगे आप, ये बताइए, कितना झुकेंगे? कम से कम जो सच है वो सच तो बोलिए। आपको यहां पर अमेरिका कहीं से कहीं नजर ही नहीं आता, जिस रूप में अभी हालात नजर आते हैं। मैं चाहूंगी अयूब मिर्जा जी, आखिर ये किस तरह की पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं इरशाद जी? ये किस तरह का खौफ है? जी बहुत शुक्रिया नैना। बात ये है कि ये जो इरशाद साहब हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। इन्होंने जो बात की है ना, ये बात अगर इन्होंने इंग्लिश चैनल पे की होती ना तो पुलिस इनको अरेस्ट करने के लिए अभी रवाना हो चुकी होती, क्योंकि इन्होंने रेसिस्ट कमेंट की है, हिंदू तेरी शामत आई। इस किस्म की लैंग्वेज, चाहे हिंदू तेरी शामत आई या मुसलमान तेरी शामत आई, इस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल आप यूरोप में तसव्वुर नहीं कर सकते। खासतौर पर यूके में फौरन गिरफ्तार हो, और अगर ये नेशनल नया हो, ब्रिटिश, डिपोर्ट हो जाइए। आपने इनकी गुफ्तगू से अंदाजा किया कि पाकिस्तान की सरकार के ये नुमाइंदा अपने आप को कहते हैं, हालांकि ये तो एक यूनियन काउंसिल के भी नुमाइंदा नहीं है, ये खुद साख्ता प्रॉपर्टी डीलर और डंगर डॉक्टर हैं। बात ये है कि पाकिस्तान इस वक्त कांप रहा है, ऐसे कांप रहा है, ऐसे कांप रहा है। क्यों कि अफगानियों ने इनकी वो पटाई शुरू की हुई है। कल 41 पाकिस्तानी करना है तो इंडिया से करवाएं, मेरे साथ जाती तौर पे आप बात मत करें, बकवास मत करें, बदतमीजी मत करें। आपको 1000 दफा मैं बता चुका हूँ कि मेरे कर दी गई है। ये भौंक रहा है, इसको भौंकने दें, इसका माइक थोड़ा कम कर दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। आप लोग सभी, आप सभी पैनलिस्ट मेरे लिए बड़े सम्माननीय हैं। सभी प्लीज अपनी भाषा का ध्यान रखें। अयूब मिर्जा जी बात कंटिन्यू करें प्लीज। इसकी जरा माइक कम करें, मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखिए
बात यह है कि इजराइल जो है वो इस पूरे खित्ते में एक वाहिद जमहूरियत है। जैसे हमारा ये जो रीजन है साउथ एशिया का और ये नीचे का सारा, यहाँ पे भारत जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है। अब भारत से पाकिस्तान को तकलीफ ही ये है कि ये डेमोक्रेसी क्यों है, ये डेमोक्रेटिक एग्जाम्पल क्यों है यहाँ पे, कि हमारे लोग भारत को दुश्मन दुश्मन कहने के बावजूद हमारे लोग जो है वो हिंदुस्तान की क्यों भारत की मिसालें देते हैं। जो इजराइल है उसके अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो जेंडर इक्वालिटी है, जो सारा उसका एक सिस्टम है, वो थ्रेट है मिडिल ईस्ट की मोनार्की के लिए, वो थ्रेट है मिडिल ईस्ट के जो टोटलिटेरियन रेजीम्स हैं उनके लिए। लिहाजा इजराइल को खत्म करना इन मुसलमान सो कॉल्ड मुसलमानों के का अहम मिशन है कि इस मिसाल को खत्म करो। मिर्जा जी, आखिर इरशाद जी को जिस रूप में अभी ईरान पर बड़े हमले हुए उसमें सिर्फ इजराइल नजर आता है, अमेरिका तो उनको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये क्या वजह है जो पूरी दुनिया को नजर आता है वो पाकिस्तान को नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझे ये बताएं कि मर्कबा इजराइल मर्कबा अमेरिका के नारे कहाँ लगते हैं? ईरान की सड़कों पे लगे, ईरान के मौलवियों ने लगवाए। इजराइल ने तो कभी नहीं कहा मर्कबा ईरान, या अमेरिका ने तो कभी नहीं कहा मर्कबा ईरान। इन्होंने ये कहते हैं, हर चीज में कहते हैं, जैसे ये कह रहे हैं हिंदू तेरी शामत आई, इसका मतलब है कि हिंदू का कत्ल वाजिब है, जायज है। आप समझें इनकी साइकी को, इनकी नफ्सियात को। ये बड़े जालिम लोग हैं, ये झूठे और मुनाफिक लोग हैं। ये अमेरिका के कितना तलवा चाट रहे हैं कि इनके लोगों को पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन मरीन्स ने गोली मारी, 10 बंदे मार दिए, ये उसकी मजम्मत नहीं कर सकते। इनके वो नहीं है, जिसे कहते हैं ना, इनके अंदर वो इतना हौसला नहीं है। तो अब बात ये है कि बात ये है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस खित्ते के अंदर ये जंग फैल रही है। मैंने हमेशा कहा है कि इस जंग को फैलाओ, ये जंग फैले वंस एंड फॉर ऑल। ये मिडिल ईस्ट के जो ये सहूलतकार बादशाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं जहांगीर जी का रुख करना चाह रही हूँ। जहांगीर जी, आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं जरा बताइएगा, फिर मैं हिमांशु जी का रुख कर रही हूँ। लेकिन जहांगीर जी, ऐसी क्या मजबूरियां? अयूब मिर्जा जी की बात आपको जरूर चुभ रही होगी, लेकिन कहा जाए कि भाई सच्चाई तो है। खासतौर से अगर सऊदी अरब के से संपर्क की बात की जाए, साधने की बात की जाए, वहां पर हमला हुआ तब खामोशी रही। ईरान पर जिस रूप में मासूम बच्चियों की जाने गई, आयतुल्लाह अली खामनेई को एक तरह से वहां पर मार दिया गया, तब भी ये कहा जाए अमेरिका के खिलाफ आपकी आवाज नहीं। आपकी जमीन पर अमेरिकियों ने पाकिस्तानियों को गोलियों से मार दिया, तब भी अमेरिका के खिलाफ इतनी खामोशी है। कभी एक बार ही कम से कम अपने साथियों, अपने लोगों के साथ में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। जी नैना, मेरी तरफ से सबको सलाम। और होली चल रही है तो होली का शुभ त्यौहार आप लोगों को मेरी तरफ से मुबारक हो। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करूंगा, सुनिएगा, उसके बाद रिटेलिएशन करेगा। मैं अयूब साहब की काफी इज्जत करता हूं और इरशाद भाई ने जो कमेंट किया मैं उसकी कभी ऑन नहीं करूंगा। देखें, हर किसी की जान कीमती होती है, हर चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हर कोई इंसान बराबर है। और अयूब भाई, सिर्फ जो है बात डिग्निटी, रेस्पेक्ट और इक्वलिटी से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आपका अलग है, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग होगा, लेकिन प्लीज डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ। अच्छा, आप सुनिएगा, देखें, ईरान के साथ जो जुल्म हो रहा है, इजराइल ने या ट्रंप ने सोचा नहीं था कि अयतुल्लाह खुमैनी कौन है। अयतुल्लाह खुमैनी वो हैं जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो है पैरोकार है। हजरत इमाम हुसैन कौन है? शेर खुदा हजरत अली करबला वजह के फर्जंद थे, जिन्होंने इस्लाम बचाने के लिए, नाना का इस्लाम बचाने के लिए अपने अहलो अयाल की कुर्बानी दे दी। अच्छा, दूसरी चीज सुन ले, मुझे 160 बच्चियों की शहादत पे भी इतना ही दुख है जितना IRS दीना की जो बेयारो मददगार जो है इंडिया का मेहमान था, उस पे जो है हमला करके उसको जो है उसके हमले को शहीद किया गया। मुझे बहुत दुख है। अच्छा, तीसरी चीज ये देखें कि पाकिस्तान में ऑयल की कमी, देखें पाकिस्तान की बिल्कुल ये एडमिटेड मुझे लगा आप शायद जहांगीर जी आप तीसरी बात में बोलेंगे, आपको उतना ही दुख उन पाकिस्तानियों का भी है जो अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैं शायद ये उम्मीद लगा रही थी कि आप तीसरी बात में वो बात भी कहेंगे।
सुन ले प्लीज, एक मिनट सुन ले। देखिए पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, वहां पे तेल जो ज्यादातर 75% जो लिया जाता है वो मिडिल ईस्ट कंट्री से या रशिया से लिया जाता है। तो पाकिस्तान को, चाइना को और रशिया को, ये तीन ममालिक है जिनको उन्होंने फ्री एक्सेस जोन दिया है ईरान ने, कि इनकी तीनों की कंट्रीज की अगर शिप होगी तो हम उन पे अटैक नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब तक इंडिया का सवाल है, मैं अभी इंडियन कोई इंटरनेशनल ब्लॉग को पढ़ रहा था, वहां पे ये है कि इंडिया के पास 15 दिन का तेल है। जो हालत हमारी है शायद उससे ज्यादा टाइट हालत इंडिया की भी है पेट्रोल के और तेल के मामलात में, तेल के मामलात में। तभी जाके जो है इंडिया ने जो है वहां पे ट्रम्प को कहा है, माय लॉर्ड प्लीज ग्रांट अस स्पेशल परमिशन टू प्रोड्यूस और इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया। जो ट्रम्प साहब ने बड़ी जो है दिलो गुर्दा बना करके जो है आप लोगों को परमिशन दे दिए, लेकिन पाकिस्तान उस मामले में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तेल के भंडार है। अगर आपको चाहिए, मुझे लग रहा था आप शायद अगर आप चीजों को आप बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितना % ऑयल आता है और हिंदुस्तान का कितना आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए था कि आखिर खासतौर से सऊदी अरब या रशिया या बाकी क्षेत्रों से किस रास्ते से आता है और कितनी आपूर्ति एक तरह से हो सकती है। अब मैं हिमांशु जी करूं लेकिन माथुर सर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आप ही की इस बात पे सुन लीजिए ना, आप ही की इस बात पे। जी मैं उनको यही बता रहा था कि भारत का जो ऑयल आपूर्ति है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड है। हमारी 60% से ज्यादा जो ऑयल है वो 60% ज्यादा ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आ रहा है। इनको मालूम होना चाहिए और इनको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या किसके पास है किसके पास नहीं है, किसने क्या शुरू करा है, ये आपको सबको पता है। मैं ये इतना कहना चाह रहा हूं कि पूरे साउथ एशिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा। किसके ऊपर ज्यादा किसके ऊपर कम इज नॉट द क्वेश्चन, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि हमारा तेल 60% ऑयल कहीं और से आ रहा है और वो निर्बाध आता रहेगा। और ये जो बात कह रहे हैं ना माई लॉर्ड मी लॉर्ड, ये भाषा किसी कीमत पे मंजूर नहीं है। हमने अमेरिका के बात करने से पहले 25-27 टैंकर जो है रशिया से डाइवर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी इंडिया की तरफ। कोई शक ना रखें, भारत की जो स्टेटस है दुनिया में वो सारी दुनिया जानती है। तलवे चाटने की भारत को आवश्यकता नहीं है। किसी को मुझे लगता है कि हमें ये सब बताने की भी जरूरत नहीं है। जहांगीर, जो तस्वीर ऊपर चल रही है ना, आप बस वही देखेंगे तो आपको अपना जवाब खुद मिल जाएगा। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं स्टैंड अप, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सिट डाउन, और उनके एक इशारे पर स्टैंड अप और सिट डाउन पे खुद किस तरह से शाहबाज शरीफ बार बार उठते बैठते हैं। और ये कोई एक तस्वीर नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ढेर सारी तस्वीरें शब्दों से ज्यादा बयां कर देती हैं, तो शायद जहांगीर यहां पर ज्यादा समझ पाएंगे। लेकिन हिमांशी जी, मैं चाहूंगी इस बात को जरा समझाइएगा। एक तरफ हम बात करते हैं खासतौर से इनके पास में डेटा भी आधा अधूरा है। जहांगीर, 50 से 75 दिनों का अभी भी भारत के पास में स्टॉक है, और उसके बाद भी जब तक हम वो दिन पूरे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, आपको तो ये भी नहीं पता था ना कि भारत की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है या दूसरे इलाकों से भी, और जब तक ये स्टॉक पूरा होगा हमारे पास में दूसरा बैकअप भी यहाँ पर रेडी होगा। हिमांशी जी, लेकिन बात ये है कि एक वो क्लास के एक बच्चे की तरह पूरा मामला होता है ना, भाई मैं फेल हो जाऊं तो ठीक है, लेकिन मेरा जो पड़ोसी है वो पास नहीं होना चाहिए। तकलीफ तो ज्यादा तब होती है जब वो पास हो जाए। पाकिस्तान की अभी कंडीशन शायद वैसी ही नजर आ रही है। नमस्कार नैना जी, जय हिंद। देखिए, मैं इससे पहले कि आपके डिस्कशन पे आऊं, मैं एक बहुत फेमस किताब है, देखिए, जो लिखी गई है क्रिस्टोफर जेफरलॉट के द्वारा, पाकिस्तान पैराडॉक्स, इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, जिसपे मोहम्मद वसीम साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस लाहौर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के। इसका इंट्रोडक्शन का आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के दिखाऊंगी। द न्यू नेशन दैट वाज बोर्न विद द इमेज ऑफ इंडिया एज अ विलन, the Satan and the monster next door, out to devour the newborn state. Islamabad, ठीक है। इसमें फिर लिखते हैं, since the beginning Pakistan has confronted with the monumental task of formulating national identity distinct from India, born out of Sikhism of old civilization of India. Pakistan has debated over construction of culture, its own culture, which is not different from India, but रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है इस सच को एक्सेप्ट करना कि भारत उनका बड़ा भाई है। वो हमेशा से, जब से अलग हुए हैं, उसको एज अ शत्रु देख रहे हैं। जहां तक देखिए तुर्की की बात है, तो तुर्की नेटो एलाई है। पाकिस्तान
नेटो के बाद अमेरिका का बहुत बड़ा एक एलाई है, नॉन नेटो कंट्री है, विच इज अ मेजर एलाई। जब इनके संबंध इस तरीके से हैं तो ये आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं ये अमेरिका के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे। जहां तक तेल की बात है तो भारत ने अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखे हैं, जैसी गलती पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान का जितना भी बिजनेस है, जो भी कुछ है, मेजरली इट इज अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज ऑफ यूएसए, बिकॉज अगर इनको कोई बेल आउट करता है आईएमएफ या कहीं पे भी, उसमें सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का होता है। हमारा, जैसा कि माथुर सर बता रहे थे, वी बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, इवन आफ्टर रिस्ट्रिक्शन वी हैव द परमिशन टू बाय ऑयल फॉर आवर ओन यूज। उसको हम प्रोसेस करके आगे नहीं भेज सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन हम अपनी जरूरतों के लिए तेल ले सकते हैं, और ये डेटा गूगल पे मौजूद है, कोई भी आप गूगल कर सकते हैं। हमसे अमेरिका ने खुद कहा कि वेनेजुएला से आप तेल ले सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा तेल आता है, तो और हमारे अपने देश में भी तेल निकलता है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही खाली हाथ हैं। और जहां तक 74 डेज के रिजर्व की बात है, वो तो है ही, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिजर्व 90 डेज तक पहुंच जाए। इस समय हमारे हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने कि हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, और जिस तरह की हालात इनके यहाँ बने हैं, जो हमें शिया सुन्नी का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, भारत को ये पाठ की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ शिया सुन्नी नहीं, हजारा, बहावी, अहमदिया, सारे मुसलमान, देखिए सारे मुसलमान ये भी बहुत इज्जत के साथ रहते हैं, शान से अपने त्योहार मनाते हैं। हमारे यहाँ रमजान का त्योहार चल रहा है और हम अपने जो भाई हैं उनके साथ में बैठ के इफ्तार और सहरी करते, तो हमें ये पाठ ना पढ़ाया जाए। शर्मनाक बात यह है कि जब अमेरिकन मरीन्स ने इनके लोगों पे हमला किया तो इन्होंने क्या एक्शन लिया? क्या अभी तक किसी को उस इम्यूनिटी के अलावा इन्होंने कोशिश की है पकड़ के जेल में डालने की? आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को ये अलाउ करेंगे कि आपके देश में आपके देश के नागरिकों की वो खुलेआम हत्या करें? और आपकी पुलिस उस समय क्या कर रही थी जब उनके हाई कमीशन पे या उनके कॉन्सुलेट पे हमला किया गया? वेयर वाज योर इंटेलिजेंस स्लीपिंग? वेयर वर योर पुलिस स्लीपिंग? मैं आपको रिस्पांस दे देता हूं मैडम, मैं आपको रिस्पांस दे देता हूं। यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर ओन पीपल इन योर ओन कंट्री, इट इज अ शेम। ऑल्दो हिमांशी जी, जब यहाँ पर बात अभी जहांगीर कह रहे थे तो उस बीच तो उन्होंने जब मेरे टोकने के बाद में भी उसको नहीं, उस पर कोई प्रतिक्रिया दी। जहांगीर कुछ जवाब दे, लेकिन मुझे लग रहा है इरशाद जी शायद आपका ऑडियो म्यूट है, आप उसको अनम्यूट भी कर लें। जहांगीर, बात पूरी करें आप। जी अच्छा मैडम हिमांशी जी, शायद आपको ये पता नहीं हो, पाकिस्तान एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट है, और मैं आपके चैनल पे इंडिया डेली पे 2 से 3 मरतबा कह चुका हूं, देखें जितना मेरे लिए काबिले इज्जत एहतराम इंडियन काउंसलेट है, उतना मेरे लिए काबिले इज्जत एहतराम यूएसए का काउंसलेट है। रिस्पॉन्सिबल स्टेट। अयूब भाई सुनिए, एक मिनट सुनिए, क्योंकि इंटरनेशनल नेशन में ये जो भी काउंसलेट है किसी और मुल्क की धरती मारी जाती है, जहांगीर साहब विदाउट परमिशन कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो मुझे या किसी और को कभी भी ये हासिल नहीं है कि किसी और मुल्क की काउंसलेट में विदाउट परमिशन जाए। इवन दो मैं जरूरत भी नहीं कर सकता इंडियन काउंसलेट में तो विदाउट परमिशन जाओ। उनको रोकना तो पाकिस्तान का काम था ना, पाकिस्तान की पुलिस का काम था, पाकिस्तान की रेंजर का काम था, उन्होंने तो उनको रोका नहीं, जाने दिया कि जाओ मरो, अमेरिका खुद संभालेगा तुम। जहांगीर जी, देखिए आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ऐसे एरिया होते हैं जो हाई सेंसिटिव जोन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहांगीर जी सुनिए, इसमें कोई शक नहीं, बड़े हाई सेंसिटिव जोन होते हैं, वहां तक पहुंच पाना भी इतना आसान नहीं होता, और कई मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कई अलग अलग देशों के ये कहा जाए डिप्लोमेट्स के बाकायदा यहाँ पर दूतावास हैं, और उन तक इतने नजदीक तक कोई नहीं पहुंच पाता। मैं चाहूंगी अगर आप लोग बता पाएं, क्या इतना ऐसे संभव है, माथुर सर या फिर हिमांशी जी भी, क्या इस तरह से भारत में संभव है इतना नजदीक जाकर और किसी को पता भी ना चले? और यही बात तो यहाँ पर आयुब मिर्जा भी कह रहे हैं। जहांगीर नैना, मैं आपको इतना एक बात, जी हाँ प्लीज हिमांशी, प्लीज कैरी ऑन हिमांशी। देखिए आपकी जो होम मिनिस्ट्री होती है उसका काम होता है कि देश में अगर इस तरह के कोई हालात बन रहे हैं तो उसके बाद में पुरजोर कोशिश की जाए। आपके पास रैपिड एक्शन फोर्स होती है, आपके पास में और भी बहुत सारी मशीनरीज होती हैं। तो आई एम श्योर पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, जैसा कि मेरे इरशाद भाई ने कहा है, तो डेफिनेटली उनके पास इंटेलिजेंस रही होगी। अगर उनके पास इंटेलिजेंस थी तो उस इंटेलिजेंस ने ये क्या, देखिए इनके जो मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स हैं वो तो क्रिकेट में व्यस्त रहते हैं, तो क्या उन्होंने ये इंफॉर्मेशन पास नहीं की थी अंदर?
और अगर इंफॉर्मेशन पास हुई थी तो क्यों ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ? देखिए हमारे यहाँ पे दिल्ली भरी पड़ी है, पूरी रोड की रोड है जहां पर कि कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज, हाई कमीशंस हैं और वहां पर आम लोगों का जाना अलाउड है सुबह शाम, लेकिन वो पूरी जोन जो है हाई सेंसिटिव जोन होती है, जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं और कोई भी प्रदर्शन बिना पुलिस की परमिशन के नहीं हो सकता है। आपको और हिमांशु जी एक और बात मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं, जहांगीर आप बात जवाब दें या इरशाद जी जवाब दें, लेकिन ये भी बताऊं कि आज भी हिंदुस्तान में प्रदर्शन लगातार होते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजधानी दिल्ली में भी बात जब रखने के तरीके होते हैं और उन प्रदर्शनकारियों को हैंडल करने की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं है क्योंकि वो हिंदुस्तान की धरती पर हैं, यहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी हमारी है। ये हम बिल्कुल किसी को परमिशन नहीं देते कि दूसरे देश का व्यक्ति उन पर गोलियां चला दे। अगर भीड़ को, उपद्रव को कंट्रोल करना है तो जान उनकी उतनी ही कीमती है। अनुज माथुर जी कुछ कह रहे थे। एक और चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। एक वियना कन्वेंशन है और उसके हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काउंसुलेट्स दूसरे कंट्री के होते हैं या जो भी उनकी हाई कमीशन या एम्बेसीज होती हैं, उनकी सिक्योरिटी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट कंट्री की होती है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ये पता होना चाहिए, आप जब आके यहाँ बैठे हैं तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी प्रकार से जो अमेरिकन काउंसुलेट कराची में है उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की, आउटसाइड सिक्योरिटी, बिल्डिंग सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान की है, ना कि अमेरिका की अपनी। और अगर ये पाकिस्तान की है तो फिर अगर अमेरिकन मरीन्स ने वहां पर फायरिंग करी है तो दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में पाकिस्तान का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल फेल रहा। और दूसरी बात ये थी कि अमेरिका के जो मरीन्स हैं उन्होंने अपनी सीमा को लांघते हुए एक इस प्रकार का, वहां पर मैं अगर इस शब्द का प्रयोग कर सकूं, अलाउ मी, कत्लेआम उन्होंने करा इन लोगों का। और ये इसके ऊपर कोई जवाब, कोई बात नहीं, अभी चैनल तक पे ये बात नहीं कर पा रहे हैं। और एक और स्टैटिस्टिक्स में आपको थोड़ी देर, चलिए आप बताएं जहांगीर जी, फिर बताता हूं मैं। इरशाद जी से भी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे, पहले जहांगीर जी बोल लें जी। माथुर भाई अच्छा सुनिएगा, मैं आपकी इसलिए वो करता हूँ क्योंकि आप चीजें बड़ी जो है ना स्पेसिफाई, ग्लोरीफाई करके पेश करते हैं। देखिए बिल्कुल मैं आपसे चीजों से मुत्तफिक हूँ कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो एज पर वीना कन्वेंशन, एज पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, वो एम्बेसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में हमारे कुछ जो है एसएचओ की लापरवाही हुई है, जहां पे जुडिशियल कमेटी बन गई है और वो जो एसएचओ है, स्टेशन हाउस ऑफिसर या वहां के एसएसपी सुप्रीडेंट्स, वो अंडर दी इन्वेस्टिगेशन है कि वहां पे इतना बड़ा भूचाल, इंसानी जानों का जाया क्यों और कैसे हुआ। अच्छा दूसरी बात सुन ले, दूसरी बात ये कि देखें जब ये आयतुल्लाह खुमैनी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक शिया के, एक सुन्नी के या मुसलमान के या हिंदू के वो रहबर नहीं थे, वो एक रहबर अजीम थे। उनकी इज्जत जितनी एक शिया करता है उतना जहांगीर कलोड़ो सुन्नी या अहले हदीस वाला करता है। वो उसके शहादत के बाद लोगों में इतने जज्बात बढ़ गए जिनको शायद कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं थी, और लोग कुछ जज्बाती हो जाते हैं, जैसे आपके मुल्क में भी है, कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं। इस फैक्ट को करें, असर्टेन करें कि हाँ लोग जज्बाती हो गए, और कुछ मामलात में हमारे कुछ अधिकारियों की, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जहांगीर जी हिंदुस्तान को आप अपने साथ में कहीं से कहीं तक नहीं इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ की सिचुएशंस को हैंडल करना बखूबी जानते हैं। और आप बार बार जिस तरह से अगर आप ईरान का या फिर आयतुल्लाह अली खामनी की शहादत को लेकर आप बात कर रहे हैं, IRGC ने तो स्पष्ट कहा है कि आपने उनकी शहादत में बड़ी भूमिका निभाई है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने दिया इस पूरे हमले में, उनकी तरफ से खुलकर ये बात कही गई। मैं सुनिए मैं जरा इरशाद जी का रुख करना चाह रही हूँ और मैं चाहूंगी अयूब मिर्जा जी भी इस बेहतर तरीके से समझा पाएंगे बाद में इसे। लेकिन इरशाद अहमद जी, जिस रूप में बड़ी परिस्थितियां नजर आती हैं, आपको उसमें अमेरिका दूर दूर तक कहीं तक दोषी नजर नहीं आता। आपके घर के अंदर जब अमेरिकियों ने घुसकर गोलियों से आपके लोगों को छलनी कर दिया, आपकी तब खामोशी। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया सीपैक या अमेरिका या चाइना ने, तब वहां पर खामोशी। आपने ईरान में उन मासूम बच्चियों की जान को लेकर जरूर बात कही, लेकिन बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, POK में जिन मासूम लोगों का कत्लेआम होता है उस पर खामोशी। इस खामोशी को आखिर क्या समझेगी दुनिया? और अब तो आप जिस ईरान को लेकर बार बार बात करते रहे हैं, वो तो खुद आरोप लगा रहा है कि आपने ईरान में जो हालात बने उसमें पाकिस्तान की भी बड़ी भूमिका है एयर स्पेस देने की। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं,
पहले तो आप अभी अमेरिकन एम्बेसी पे जो हमारे लोग मारे गए कराची में, आप बात कर रहे हैं जब हमने यार इस कुत्ते का मुंह बंद करें, कुत्ते का मुंह बंद करें। इरशाद अहमद जी, आप तो ऐसे शब्दों की बात कर रहे थे, हिंदू की आप शामत तो आ इज्जत गई, की कभी बात मुझे कर रहे कुत्ता थे। कहता है। ये कैसे गालियों की बात कर रहे वो जो हैं शहीद इन हुए। आप शब्दों को प्लीज आप ऐसे नहीं, प्लीज मेरे चैनल पे बैठ के नहीं। इरशाद अहमद जी, ये कैसे आप किसी को अपशब्द कह सकते हैं ऐसे? आप प्लीज, आपको माफी मांगनी चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। ऐसे गंदे इंसान से मैं माफी मांगूंगा? क्या सोचती हैं आप? जब मैं खामोश हूं, मैं सब कुछ सुन रहा हूं। देखिए 20 मिनट मैंने बड़ी नहीं, तुम शहीद नहीं कह रहे, तुम शहीद नहीं कह रहे उनको जिनको मैं ये कह रहा हूं, आप शहीद मुंह किया बंद है रखें अपना, मैं उनको दरमियान में मत बोले, आप मेरे दरमियान में मत बोले। नैना इनका माइक बंद करें, वो मारे या गए, फिर मैं बंद कर शहीद देता नहीं है हूं। वो, बताओ मुझे बोलिए शहीद इरशाद नहीं जी। है। लेकिन इरशाद जी, मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करती, आप इतने सीनियर बताओ व्यक्ति मुझे, हैं, आप अगर इस तरह से stupid, अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे idiot, कैसे चलेगा? हिंदू तेरी ये बकवास जो कर रहा है बैठा हुआ, कभी इडियट कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, इसका माइक बंद कीजिए आप। जब मैं किसी के दरमियान में नहीं बोला हूं, ये पाकिस्तान से नमक हराम भागे हुए हो तुम, पाकिस्तान में पैदा हुए हो, पता नहीं किसकी औलाद हो तुम्हें, मुझे तो ये नहीं समझ आती है। मैं तेरी मौत, तुम लोगों के लिए मैं मौत का एक पैगाम हूं, क्योंकि पाकिस्तान टूटेगा और पाकिस्तान टूट रहा है और पाकिस्तान के टुकड़े। तुम मुझे ये बताओ, कराची में जो मारे गए वो शहीद है कि हलाक है? मेरा ख्याल है कि पहले नैना अगर इनकी आवाज बंद करेंगे तो मैं बोल सकूंगा। अयूब मिर्जा जी जवाब ले लेते हैं। ले लो लेकिन इरशाद अहमद जी, मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो शब्द हैं आपने इस्तेमाल किया, आपको पूरी दुनिया देख रही है। आपको सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर देखा जाता है। तो इसलिए प्लीज मैं उम्मीद ये रखती हूँ कि आप भी उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपको थोड़ा सा सभ्य दर्शाए। देखिए मैं बड़े आराम से तामुल से बोल रहा था। मैंने ये कहा, मैंने लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया क्योंकि कुत्ता ही भौंकता है लोगों के ऊपर, तो ये भौंकते हैं। मैंने कहा, मैंने को गलत नहीं कहा। दूसरी बात यह है, देखिए मैं ये कह रहा था, जब हमने बात करें इरशाद अहमद मैं जी करके बोल रही हूँ, और आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं कि मैं आपको क्यों इस तरह से इज्जत दे रही हूँ। जब आप मेरे कभी पैनल में मौजूद अनुज माथुर जी को कुछ कह देते हैं, कभी आप अयूब मिर्जा जी को कुछ कह देते हैं, कभी मेरे हिंदुस्तान साथियों को कुछ कह देते हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। फैक्ट पे बात कीजिए ना, आपके पास जवाब कह देते हैं, पूरी हिंदू कौम को कह देते हैं हिंदू तेरी शामत आई। आप बताइए कि कौन भौंकता है, फिर बताइए। कराची में जो मरे हैं वो शहीद हैं के हलाक हैं? कराची में जो मारे गए शहीद हैं के हलाक हैं? इतनी हिम्मत पैदा करके जवाब दे दो, वो शहीद हैं के हलाक हैं? अगर वो नाजायज कत्ल किया गया वो शहीद है। अगर वो एम्बेसी के अंदर घुसे और बलवा करने की कोशिश की, अगर मगर छोड़ो, अमेरिकी गोलियों के साथ मारे जाने वाला शहीद है के हलाक है। ये अगर कोई किसी के घर में घुसता है, वो सेल्फ डिफेंस में जब कोई फायरिंग करता है, एक दो म्यार रखने वाला मुल्क है। इनके दो मुंह है, एक ये एक पीछे भी है। ये इंतहाई मुनाफिक लोग हैं, सीधी बात कभी नहीं करेंगे। अच्छा इरशाद अहमद जी, आप बार-बार कह रहे हैं अगर कोई किसी के घर में घुसता है तो बलूचिस्तानी जिस तरह से प्रदर्शन करे सड़कों पर उतरकर, तो वो सही है या गलत है? बीएलए सड़कों पर आई है, वो सही है या गलत है? देखिए मैं बताऊं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं बड़े पुरअमन और मोहब्बत करने वाले। आज भी हम इकट्ठे थे, बलूचिस्तान के मेरे मेहमान आए हुए थे, अभी अफ्तारी भी हमारी कटी। पाकिस्तानी फौजी मारे हैं कल, जिनको परवेज अर्बन वॉरियर्स ने कल 35 पाकिस्तानी फौजी मारे हैं। 35। चलो बलूचिस्तान में नहीं भौंकने देने, मैं नहीं बोल नहीं सकता। इरशाद अहमद जी, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। आप बार-बार कहते हैं कि अगर कोई घर में घुसेगा तो फिर जो अयूब मिर्जा कह रहे हैं कि कल इतने पाकिस्तानी सैनिकों को अगर मारा गया है, तो आप उसे सही कहते हैं या गलत कहते हैं? घर में तो घुसे हैं वो भी। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था, देखिए मैं बलूचिस्तान की, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा था बड़े तामुल से कि बलूचिस्तान में बलूची लोग बलूचिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन यार ये कुत्ते का मुंह बंद करें, इनको पटा डालें कुत्ते के मुंह में, वरना मैं शो खत्म। आप अपना इनसे प्रोग्राम कीजिए। जो भौंकने वाले लोग होते हैं, मैंने कहा कुत्ता भौंकेगा, तो जो दरमियान में बलोची कोई लफ्ज नहीं है। बलोची कहता है बलोची, इसको यही नहीं पता कि बलोचिस्तान के लोगों को क्या कहा जाता है। कहते हैं बलोची।
भौंको। अच्छा प्लीज परवेज ऐसे टाइम किल हो रहा है, ऐसे टाइम किल हो रहा है। परवेज प्लीज अर्बन- मुझे ये ऐसी कोई सभ्य चर्चा नहीं होती, ऐसे सभ्य चर्चा नहीं होती। आपकी इरशाद अहमद जी, आपके इस बर्ताव से आप ही के पाकिस्तानी पैनलिस्ट जहांगीर को भी हंसी आ गई है। मैं बात कर रही थी फैक्ट पे। हिमांशी जी, लेकिन मुझे जरा समझाइए, जो बात इरशाद अहमद से मैं सवाल पूछ रही हूँ शायद वो जवाब नहीं दे पा रहे, और यही वजह है कि वो घूम घूम के उल जुलूल बातें कर रहे हैं। बात ये करते हैं कि अगर कोई किसी के घर में घुसेगा तो आखिर उसे क्यों ना मारा जाए। तो जो बलूचिस्तान में करें बीएलए के लोग, जो अगर सड़कों पर हैं तो क्या कहा जाएगा? मैं एक लाइन बोलूंगी, उसके बाद जवाब आप माथुर सर से लीजिएगा। जी। देखिए, इंसान की परवरिश वो उसके शब्दों में झलकती है। अगर आपकी परवरिश ठीक हुई है, आपके शब्द नपे तुले और संयमित होंगे। ये बहुत जरूरी बात है, और ये हम सब समझते हैं। सिर्फ डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता है। डिग्रियां आपके नाम के आगे होती है, लेकिन आपका व्यवहार, दूसरों के प्रति आदर, ये चीज हमें शायद दिखानी है। हम एक दूसरे से हम कहीं संयमित रह के बात करें तो ज्यादा बेहतर है। चर्चा है, चर्चा में एक दूसरे से मत भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक रिस्पेक्ट नहीं भूलना चाहिए। जवाब माथुर सर देंगे। सर, रिस्पेक्ट लेने से दी जाती है। वो आगे मुसलसल कोई बोल रहा है शख्स मेरे बारे में, मुझे कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं इंसान का बच्चा हूं, खान का बच्चा हूं, तो मैं उसको जवाब दूं, उसका मुंह तोड़ूं। मैं ये तो बैठा दूर है मेरे साथ, वरना मैं इसके मुंह के अंदर इसका मुंह बंद करना चाहता हूं ऐसे इंसान का। नैना, दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज कोई किसी कीमत पे स्टेटमेंट फॉर एवरीवन। हाँ, एक बहुत किसी कीमत पे इसको मैं मंजूर नहीं कर सकता हूं नैना। ये एक बहुत ज्यादा गलत बात है। आप देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जवाब सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, और उसका जवाब भी दूंगा, और आगे जाके एक दो स्टैटिस्टिक्स और मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जिस बात को ये सेल्फ डिफेंस कह रहे हैं, इन्होंने कहा सेल्फ डिफेंस में खाली हाथ नारे लगाती हुई भीड़ से किसको जान का खतरा था, ये मुझे कोई बता दे। तो ये जहां तक सवाल है, सेल्फ डिफेंस का प्रश्न उठता ही नहीं है। ये सेल्फ डिफेंस में नहीं था, इसमें कोई टैसिट इसमें इन्वॉल्वमेंट है सिक्योरिटी वालों का या किसका, वो बात इनकी वो चल रही है, क्या कहते हैं, इंक्वायरी वगैरह, उससे निकल करके सामने आ जाएगा। ये समझने की बात है। जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है नैना, तब आप अपनी भाषा या अपनी आवाज को ऊंचा करना या अपनी भाषा को खराब करके उस जगह पर आप तर्क विहीन है, तब आप इस प्रकार की बातचीत करते हैं। और हिमांशी ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है, और ये बात मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जब आप इस बात के लिए कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में अमेरिका के मरीन्स को आपके अपने शहरियों को मारने का हक है, उसी प्रकार से सेल्फ डिफेंस में खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उनको भी हक है उतना का उतना ही, उनके आर्ग्यूमेंट से कह रहा हूं मैं, और उतना का उतना ही हक बलूचिस्तान में है, उतना का उतना ही हक पीओजेके में है। तो ये बात बिल्कुल साफ है। जहांगीर शायद आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे, उनके रिएक्शन से बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल जरूरी नहीं है कोई हर बात से इत्तेफाक रखे, कोई जरूरी नहीं है। और एक दो चीजें मैं और बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो कमेंट्स होते हैं, हिंदू शामताई ये कमेंट्स किसी तरीके से नहीं अप्रूव किए जाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि किसकी शामत कब कहां कैसे आएगी वो अपन देख लेंगे। लेकिन हाँ, ये एक मिनट नैना, ये बात मैं मान, इरशाद अहमद जी, आप शामत किसकी आ रही किसकी नहीं आ रही, वो अनुज माथुर जी जब बोल रहे हैं आप बीच में डर रहे हैं, उसी से पता चल रहा है। लेट मी फिनिश। और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है, हिंदू तेरी शामत आई, क्योंकि जो हिंदू पाकिस्तान में रह गया बेचारा, उसकी शामत बाकायदा आई हुई है। जो पार्टीशन के समय 14% हिंदू थे। यही तो मैंने, इसीलिए मैंने कहा कि आपने कोशिश की है शिया सुन्नी फसाद हो जाए पाकिस्तान। आपने कोशिश की शिया सुन्नी फसाद हो जाए, नहीं हुआ ना। मैंने उसी में बात की है। आप इसको हिंदू मुस्लिम फसाद में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप हिंदू मुस्लिम पे कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम पे जा रहे हैं आप। मैंने पहले शिया सुन्नी की कोशिश की आपने, अब आप हिंदू मुस्लिम की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को देखिए, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। ये मैं बता रहा हूँ कि अयूब मिर्जा ये लो, नैना, ये जो व्यक्ति है, जो इन्होंने अयूब मिर्जा जी के लिए कहा, वो इन पे भी लागू हो रहा है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेशरम तेरे को कुत्ता बोल दिया इनडायरेक्टली। हालात देखने की आवश्यकता हो। आप कुत्ते हो। आपने बंगाल में क्या किया वो आपको पता होना चाहिए, उसकी आवश्यकता है।
जो आप बलूचिस्तान में अब कर रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। जो आप अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, लगातार रमजान के पवित्र महीने में आप लगातार उस पर बमबारी कर रहे हैं, ऐसे देश पे जिसके पास ना एयरफोर्स है ना एयर डिफेंस है, आप उससे 10 दिन में उससे बच नहीं पाए, 40 आपकी पोस्टें चली गई, और फिर आप कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं माथुर जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी कोई पोस्ट नहीं हुई है, मेरी किसी पोस्ट पे हमला नहीं हुआ है, मेरी कोई पोस्ट कब्जा नहीं किया है। ठीक है अनुज सर, लेकिन इरशाद जी आप अपने कम से कम आपके जो मंत्री हैं उन्हीं की बातों को सुन लीजिए, उनकी तरफ से ही खुद ये बात भरी असेंबली में कही गई। आपके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री बार बार ये बात बोलते रखे हैं। लेकिन देखिए इरशाद जी, मैं एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी। अब देखिए कई बार ना जब बात तर्कों से नहीं हो पाती तो आप कुतर्क करने लग जाते हैं और टाइम बड़ा किल हो जाता है। वक्त मेरा यहीं पर खत्म हो गया। जहांगीर, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, आज मैं आपको बहुत कम वक्त दे पाई, लेकिन अगली बार जरूर पूरा मौका और मौका दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब तर्कों पर बात की जाए तो तर्क पे बात होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कही गई कि आपका लहजा आपके संस्कारों को भी दर्शाता है। जो आज इस डिबेट में हुआ वो वाकई में बड़ा शर्मनाक था। पाकिस्तान से बैठे हमारे जो साथी ये पैनलिस्ट थे उनकी तरफ से शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इंडिया डेली इन शब्दों की निंदा करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।